In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is HR, your biology teacher. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं that is counter current exchange and the role of hormones in diuresis. Diuresis किस चीज़ को कहते हैं? यूरिन फॉर्मेशन को, ठीक है ना? आपकी बॉडी में जो भी यूरिन बनता है उसको कहते हैं कि डायरेसिस है, ठीक है ना? अब जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपकी बॉडी में? याद रखें जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स में काउंटर करंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपके पास आप कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो आप कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं, ठीक है? इससे पहले कि हम बाकी चीज़ें पढ़ें, ठीक है? हम थोड़ा-सा इसके बारे में नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से बॉडी फ्लूइड्स वेरिएट करते हैं। आपके पास सबसे पहले तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब एक्स्ट्रा पानी पीते हो, वो पानी लार्ज इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब होगा, वहाँ से वो पानी ब्लड में जाएगा, ब्लड में वो वाटर ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को कम कर देगा। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, ठीक है ना? तो जब आपके पास पानी आपने एडिशन कर दिया उसकी ब्लड में, तो वहाँ पे सोल्यूट कंपैरेटिवली कम हो गया, सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया, तो इस हवाले से ब्लड ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इस कंडीशन में जब आपकी बॉडी में एक्सेसिव वाटर है, तो किडनीज़ क्या करेंगी? इस एक्सेस वाटर को डाइल्यूट यूरिन बना के एक्सक्रीट करेंगी, ठीक है ना? यानी जब आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी बॉडी इसको किस तरह से कंपनसेट करेगी? एक तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ठीक है ना? यानी उस यूरिन में वाटर ज़्यादा होगा, सॉल्ट का लेवल कम होगा, ठीक है ना? ऑन दी अदर हैंड जब आपकी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेटेड हो आप, इसमें क्या होगा कि आपकी जो किडनीज़ हैं, ठीक है ना? वो क्या करेंगी? वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएँगी। यानी कि यूरिन का वॉल्यूम थोड़ा होगा, यूरिन का वॉल्यूम कम होगा, थोड़ी अमाउंट में यूरिन बनेगा, उसमें वाटर डेफ़िनेटली कम होगा और उसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना? अब ये जो वाटर है आपके पास, ठीक है? ये कम क्यों बना है? क्योंकि आपकी बॉडी में पहले ही पानी की कमी है, शॉर्टेज है, तो आपकी बॉडी नेफ्रॉन से ज़्यादा वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करवा लेती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होगी कि हमारी किडनीज़ एक्चुअली में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती क्यों हैं, ठीक है ना? सेम यूरिन क्यों नहीं बनाती? फिर हम यहाँ पे बात करते हैं किडनी के बारे में, ठीक है ना? जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये आपके पास बाहर कॉर्टेक्स का रीजन है और ये अंदर सेंट्रल में मेडुला का रीजन है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है ना? सुपरफिशियल से डीप की तरफ आते हैं, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है ना? जो आपके पास मेडुला में इंटरस्टिशियम है, ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 300 ऑस्मोलैरिटी है, बाहर की तरफ 300 ऑस्मोलैरिटी है, तो जब आप मेडुला की तरफ जाएँगे, सेंटर की तरफ जाएँगे, ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है ना? इट विल बी 1200 इन द सेंटर, ठीक है? यानी कि आपके पास जब आप बाहर से अंदर की तरफ आएँगे, तो आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जाएँगे, ठीक है? ओके। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज़्म। Counter current mechanism, the mechanism to concentrate urine. The mechanism in which kidneys produce concentrated urine when there is shortage of water in the body is called counter current mechanism. This mechanism occurs in mammals and it is an adaptation to conserve water. ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हम वाटर की कंजर्वेशन कर सकें, ठीक है ना? क्यों कंजर्वेशन करनी है? क्योंकि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, ठीक है ना? अब याद रखें
कि काउंटर करंट मैकेनिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डेफिनेटली आपकी बॉडी में हो रहा है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट अलाउज मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन टू फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन विच आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। काउंटर करंट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? एक्चुअली में इसकी इसकी मीनिंग क्या है कि आपके पास अगर ये एक ट्यूब है और अगर ये दूसरी एक ट्यूब है, इनमें फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, इधर नीचे की तरफ और इधर ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल होगा इन दो ट्यूब्स के दरमियान, ठीक है ना? और इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, और करंट का मतलब होता है लहर, यानी बहाव, ठीक है ना, फ्लो। काउंटर करंट जो है ये प्राइमरीली आपके पास लूप ऑफ हेनले में एग्जिस्ट कर रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के दरमियान, ठीक है ना? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आपके पास मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना? और जो आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसकी कंसंट्रेशन भी वेरी करेगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे विच कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं? तो प्राइमरीली दो कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरीली दो कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास लूप ऑफ हेनले होती है और एक आपके पास मेड्यूला की इंटरस्टिशियम होती है। इन दोनों की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है ना? देन अगला सवाल है विच टू प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, कौन से दो प्रोसेस हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला प्रोसेस है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा मैकेनिज्म है काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है ना? काउंटर करंट मल्टीप्लायर लूप ऑफ हेनले की वजह से डेवलप होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ये लूप ऑफ हेनले की वजह से एग्जिस्ट करता है। काउंटर करंट एक्सचेंज एग्जिस्ट ड्यू टू वाजा रेक्टा, ठीक है? एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज इन दोनों को मिला के काउंटर करंट मैकेनिज्म ओवरऑल बनता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज, काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाएं तो ग्रेडियंट है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है। तो ये ग्रेडियंट बनाता कौन है, बनता कैसे है? काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की वजह से। और फिर इस ग्रेडियंट को मेंटेन भी तो करना है हमने, इसको मेंटेन करता कौन है? वाजा रेक्टा। कैसे? काउंटर करंट एक्सचेंज की वजह से, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि ये मैकेनिज्म्स किसकी वजह से हो रहे हैं और ये मैकेनिज्म्स इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना? अब यहाँ पे व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो मैंने आपको बता दिया कि दो ट्यूब्स हैं, अगर उनके दरमियान जो फ्लूइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, इसको कहते हैं काउंटर करंट। वाई वी नीड काउंटर करंट, हमें काउंटर करंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना? इन द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप समझ लें सहरा में गए हो, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप पानी नहीं पी सकते वहाँ पे, आपकी बॉडी फिर क्या करेगी? वाटर को कंजर्व करेगी। दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट आता है ना नेफ्रॉन में, उस फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट किया जाता है, उसमें से पानी सारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। दो तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना? और अगर हम सिर्फ काउंटर करंट की बात करें तो उसमें कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म्स की बात करें तो उसमें दो प्राइमरी हार्मोन्स हैं, एक एडीएच है और एक एल्डोस्टेरोन है, ठीक है ना? द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, इनकी लूप ऑफ हेनले लेंथी होती है, इसी वजह से ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना? तो लूप ऑफ हेनले जब लेंथी हो जाती है तो आपके पास कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हाउ, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना? एक्चुअली में हम ये सब करवा कैसे रहे हैं? तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास जो भी फ्लूइड लीक होके आता है ग्लोमेरुलस के बाहर, उस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और आपके पास प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कितनी होती है? इसकी भी कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। यानी जो फिल्ट्रेट रिलीज होता है
वो आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के लिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लाज्मा ही लीक आउट होके आता है। फिर ये प्लाज्मा जब आगे पीसीटी की तरफ मूव करता है, ठीक है, यही फिल्ट्रेट आगे पीसीटी की तरफ जब मूव करता है, हम इसको कह देते हैं ये क्या है, ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड है, इसको कहते हैं ये क्या है, ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड है, ठीक है ना। और ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड जब डीसीटी के आखिरी पोर्शन में पहुंच जाता है, सीटी यानी कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंच जाता है, तो इसको हम यूरिन कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि आपने कब प्लाज्मा को प्लाज्मा कहना है, कब प्लाज्मा को फिल्ट्रेट कहना है, और कब प्लाज्मा को यूरिन कहना है, ठीक है ना, और कब ट्यूब्यूलर फ्लूइड कहना है। अब याद रखें, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होती है इस फिल्ट्रेट की, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, आइंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो इस प्रोपोर्शन से रीअब्जॉर्प्शन होती है कि फिर भी पीसीटी का फ्लूइड जो है वो आइसोटोनिक रहता है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा। यानी कि आपके पास पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुई है, लेकिन जो फिल्ट्रेट था उसकी कंपोजिशन अभी भी ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से 300 मिली ऑस्मोल की है। यानी पीसीटी से जो फ्लूइड अभी ये आया है, इसकी ये कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, 300 मिली ऑस्मोल। अब याद रखें आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट है एक, कॉर्टेक्स, जैसे मैंने बताया ये बाहर वाला एरिया, अंदर वाला एरिया मेड्यूला। मेड्यूला में जितनी अंदर की तरफ आप जाते जाएंगे, 300, 600, 800, 1000, आपके पास नीचे की तरफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम सॉल्टी होती जा रही है, हाइपरटोनिक होती जा रही है, ठीक है ना। ये एक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया हमने। ग्रेडियंट क्या होता है, एक जगह पे अमाउंट ज़्यादा है, एक जगह पे अमाउंट कम है, अगर अमाउंट सेम हो वो इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये फिल्ट्रेट जब आगे की तरफ मूव करेगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ रैनले इट इज परमिएबल टू वाटर, लेकिन ये सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ पे ये फ्लूइड आया, फिल्ट्रेट आया, इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल है। यहाँ पे जो वाटर है वो देखेगा कि बाहर ज़्यादा आइंस हैं, ज़्यादा सॉल्ट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो वाटर बाहर चला जाएगा। और वाटर जब बाहर आ जाएगा तो अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर कमी होगी, लिहाजा वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अब इसी तरह से ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करेगा, 600 मिली ऑस्मोल की ऑस्मोलैरिटी वाला, ये देखेगा बाहर तो ऑस्मोलैरिटी 800 हो गई है, यहाँ से वाटर मजीद फिर से निकलेगा और बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 800 ऑस्मोलैरिटी का फिल्ट्रेट अचीव हो जाएगा। एंड सो ऑन, चलते चलते फिल्ट्रेट अपनी मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी को अचीव कर लेगा, जो कि 1200 है, ठीक है ना, यहाँ पे इस 1200 के कंपैरिजन के साथ, ठीक है ना। अब ये फिल्ट्रेट जब आगे जाएगा तो ऊपर की तरफ जाते हुए अब आप फिर से देख सकते हैं कि ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की डिक्रीज हो रही है। तो फिल्ट्रेट के अंदर वाटर की कमी है, सोल्यूट ज़्यादा है। अब ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट बढ़ता जाएगा तो बाहर वाटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि बाहर ऊपर की तरफ जाते हुए आपके पास ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, ठीक है ना। तो जो बाहर का वाटर है वो अंदर आने की कोशिश करेगा, लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर परमिएबल नहीं होती, ये सॉल्ट परमिएबल होती है। तो अगर हम वाटर की मूवमेंट नहीं करा सकते तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट को बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। आपके पास यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल का फिल्ट्रेट था, हम इधर इधर में से सॉल्ट को निकालेंगे, यानी सॉल्यूट को, आयंस को निकालेंगे और बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना, बाहर फेंक देंगे। लिहाजा आपके पास यहाँ पे ये जो 1200 मिली ऑस्मोल का फिल्ट्रेट था, इसके कंपैरिजन में इसने कितनी ऑस्मोलैरिटी अचीव कर ली बाहर के हिसाब से, 1000, ठीक है ना। यही फिल्ट्रेट मजीद ऊपर गया, बाहर हाइपोटोनिसिटी है, अंदर हाइपरटोनिसिटी है, ठीक है ना। लिहाजा वाटर अंदर की तरफ आना चाहेगा, लेकिन चूंकि असेंडिंग लिम जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर है, तो सॉल्ट को बाहर फेंका जाएगा, सॉल्ट को बाहर फेंका जाएगा। और आपके पास जो अंदर फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा, मजीद हाइपोटोनिक हो जाएगा, 800 अचीव कर लेगा ऑस्मोलैरिटी। एंड सो ऑन, चलते 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 आपके पास 150 के करीब, 100 से 200 की रेंज होती है, ठीक है, और 150 की वैल्यू को फॉलो किया जाता है, 150 की ऑस्मोलैरिटी अचीव कर लेगा। अब ये हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट फिल्ट्रेट जब आगे मूव करेगा ना, तो फिर से देखें वही काम हो रहा है, फिर से इसने कलेक्टिंग डक्ट में जब जाना है तो उसी ग्रेडियंट का सामना करना पड़ेगा इसको, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट के एंड पे 1200 मिली ऑस्मोल का यूरिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, प्रोड्यूस होके।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरिन जो है वो प्लाज्मा के मुकाबले में कितने गुना कंसंट्रेटेड हुआ, कितने गुना कंसंट्रेटेड हुआ, तो आप क्या इसका जवाब देंगे? आप जवाब देंगे 4 गुना। ठीक है ना, क्योंकि यही फिल्ट्रेट जब प्लाज्मा का हिस्सा था तो इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 थी। अब यही फिल्ट्रेट जब यूरिन में कन्वर्ट हुआ तो इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ठीक है ना। अब ये जो सारा मैकेनिज्म है नॉर्मल, कि आपकी बॉडी में जब ये ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ है, काउंटर करंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कि आपके पास फिल्ट्रेट इधर से नीचे की तरफ मूव किया, इधर से ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी डिसेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है ना, तो आपके पास एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल नेफ्रॉन की कहानी है। ठीक है ना, लेकिन याद रखें कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है ना, जब हम पढ़ते हैं कि आपके पास एक्चुअली में ये ग्रेडियंट क्रिएट कैसे हुआ है, एक्चुअली में ये ग्रेडियंट बना कैसे है। ठीक है ना, तो उस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्यूब बना लेते हैं। अब देखें, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोपेनले है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोपेनले। मैंने आपको एक बात कही थी, आपको मैंने कहा था कि जो ग्रेडियंट है ना ऊपर से नीचे की तरफ, ये एस्टेब्लिश होता है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अब ये क्या चीज़ है? ठीक है ना, याद रखें आपके पास सपोज जब आपके पास नेफ्रॉन अभी एक्टिव नहीं हुआ, अभी इसने यूरिन नहीं बनाया, जिंदगी का पहला यूरिन बनाना है इस नेफ्रॉन में, अभी यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं होगा। बाहर आपके पास 300 ऑस्मोलैरिटी है, अंदर आए हुए फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी भी 300 है, कोई ग्रेडियंट नहीं यहाँ पे क्रिएट हुआ। इसका क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा? ये फ्लूइड आगे मूव करेगा, क्या यहाँ पे एक्सचेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऑस्मोलैरिटी सेम है। ठीक है ना, ये सारी इंटरस्टिशियम होती है, ये भी आसपास, ठीक है ना, इधर भी, इस तरफ भी, ये सारी इंटरस्टिशियम है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे ये फ्लूइड 300 की ऑस्मोलैरिटी लेके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ना इससे सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, ना वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, ना इसमें सॉल्ट ऐड हो रहा है, ना इसमें वाटर ऐड हो रहा है। ये इसी तरह से बॉडी से यूरिन बन के बाहर। तो आप क्या कर रहे हो? आप बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट यूरिन बनाओगे, आप हाइपोटोनिक यूरिन बनाओगे। ठीक है ना, आप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को लूज कर देंगे। ठीक है ना, तो याद रखें कि आप डिसेंडिंग लिम्ब में कितनी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, फिर असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, फिर डीसीटी और सीटी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, साथ में सॉल्ट की अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है एल्डोस्टेरोन की एक्शन की वजह से। तो कहने का मकसद है कि ये इतना ज़्यादा फिल्ट्रेट जो आपने रीअब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, 99% फिल्ट्रेट आप रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होता है? ठीक है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बन के कैसे बॉडी से बाहर निकलता है फिल्ट्रेट, और इसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर और सॉल्ट दोबारा से ब्लड में क्यों चले जाते हैं? इसमें हमारे पास पीसीटी की रीएब्जॉर्प्शन का रोल है, इसमें हमारे पास डीसीटी से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन का रोल है, इसमें हमारे पास असेंडिंग लिम्ब से जो सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन है उसका रोल है, डीसीटी और सीटी का भी रोल है। प्राइमरीली आपके पास जो लूप ऑफ फैनले के दरमियान में, ठीक है ना, इन दो लिम्स के दरमियान में काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप हुआ पड़ा है ना, इसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास यूरिन जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक असली नेफ्रॉन में एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्ट करता किस वजह से है? काउंटर करंट मैकेनिज्म ग्रेडियंट की वजह से एग्जिस्ट करता है। ग्रेडियंट खराब कर देंगे सब कुछ तबाह हो जाएगा, ग्रेडियंट नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो ग्रेडियंट की वजह से सब कुछ हो रहा है, और वो ग्रेडियंट हम बनाएंगे कैसे? ये ग्रेडियंट हम बनाएंगे कैसे? इसी को तो कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, इसी को तो हमने पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है ना, सपोज आपके पास ये पीसीटी और इस तरफ डीसीटी। ठीक है, ये आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फैनले, ये आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फैनले।
हम इस जगह पे फोकस कर रहे हैं, ये जो मैंने ग्रीन से शो किया इसको मैं व्हाइट से शो कर देता हूँ मजीद। हम इस जगह पे फोकस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ना ये किस तरह से सेल ने लाइन किया हुआ है अंदर से इस ट्यूब को, ठीक है ना। ये बाहर इंटरस्टिशियम है ये सारी। हम प्राइमरीली इस जगह को देख रहे हैं, या सपोज हम इस जगह को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जरा, ये उसी तरह से यहाँ पे पीसीटी। अब यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फैनले, ये आपके पास क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फैनले, ठीक है। और आपके पास ये सेल्स हैं इस तरह से, ठीक है। होगा ये आपके पास कि हमारे पास सबसे पहले इंटरस्टिशियम में हर जगह पे 300 मिली ऑस्मोल की ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना। सबसे पहला फिल्ट्रेट यहाँ से अब गुजरने लगा है। अब यहाँ पे आपकी बॉडी क्या करेगी, इस ग्रेडियंट को स्टैब्लिश करेगी इंटरस्टिशियम के अंदर इस फिल्ट्रेट की मदद से। ये फिल्ट्रेट आया, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, फिल्ट्रेट बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, देयर इज नो एक्सचेंज। एक टाइम आएगा जब फिल्ट्रेट यहाँ तक पहुँच जाएगा असेंडिंग लिम्ब के शुरू पे। इस जगह पे क्या होगा कि आपके पास ये जो सेल है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फैनले के सेल, इनकी फ्री सरफेस पे, ये फ्री सरफेस होती है जिसका मुंह ल्यूमन की तरफ होता है, इनकी फ्री सरफेस पे प्रोटीन कैरियर्स होती हैं, ठीक है ना। जो क्या करती हैं, अब यहाँ पे याद रखें ये जो फिल्ट्रेट इधर आया, इसके पास क्या था, इसके पास वाटर भी था, इसके पास सोडियम भी था, क्लोराइड भी था, पोटेशियम भी था, ठीक है ना। बाकी वेस्ट भी थी, यूरिया भी था इसके पास, ठीक है ना। ईटीसी इस तरह की चीजें थी इसके पास, इस फिल्ट्रेट के पास। हम क्या करते हैं, इन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर की मदद से यहाँ से सोडियम, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम, इनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एटीपी का इस्तेमाल करके। सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम, एटीपी का इस्तेमाल करके हमने इनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करके, यहाँ से ये सोडियम कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियम में, ठीक है ना। यानी कि प्राइमरीली सोडियम फिल्ट्रेट से सीधा आ गया इधर इंटरस्टिशियम, ठीक है ना। इस तरफ भी यही काम हो रहा है, ठीक है ना, इस तरफ भी इस तरह से यही काम हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम आप इंटरस्टिशियम में फेंक दिया, क्लोराइड भी आपके पास कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियम में मूव करके, ठीक है। क्लोराइड की भी मूवमेंट हमने करवा दी इंटरस्टिशियम की तरफ, ठीक है। पोटेशियम आपके पास जो सेल में आता है ना, उस पोटेशियम में से कुछ पोटेशियम इंटरस्टिशियम में चला जाता है, कुछ वापस चला जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम कुछ वापस चला गया, कुछ इंटरस्टिशियम में चला गया। अब हुआ क्या, अगर मैं कंक्लूजन में बात करूं तो आपने ऐसा तो नहीं किया कि फिल्ट्रेट के आयंस को उठा के इंटरस्टिशियम में डिलीवर कर दिया, ऐसा ही किया है ना। आपने क्या किया, आपने फिल्ट्रेट के अंदर जो आयंस थे उनको पिकअप किया, एटीपी का इस्तेमाल किया और उनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इंटरस्टिशियम में। इसका क्या इफेक्ट आएगा ऑस्मोलैरिटी पे, सोचें जरा। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट डिक्रीजेस, कम हो जाएगी। जबकि इंटरस्टिशियम में जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। आपने जब फिल्ट्रेट के आयंस को उठा के बाहर इंटरस्टिशियम में फेंक दिया तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर गई, इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है ना। और ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता गया, ठीक है ना, और कलेक्टिंग डक्ट की तरफ रवाना हो गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई है। अब हम चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अगले हिस्से की तरफ। अब जरा इस पिक्चर को देखें, ठीक है। आपके पास इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी 300 थी, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 300 थी। अगर तो काउंटर करंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट ना करता, अगर तो आपके पास कोई भी मैकेनिज्म एग्जिस्ट ना करता, कोई भी एक्सचेंज ना होता, फिल्ट्रेट उसी तरह से यूरिन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। ये बात खत्म होगी। आपके नेफ्रॉन में ऐसा नहीं होता, आपके नेफ्रॉन में आहिस्ता आहिस्ता पहले काउंटर करंट ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। और फिर उसकी मदद से रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। कैसे, यहाँ पे देखें स्टेप नंबर 2 में ये फिल्ट्रेट आया 300 की ऑस्मोलैरिटी वाला। जब यहाँ पे ये फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो स्पेशल प्रोटीन
कैरियर्स हैं, ठीक है ना, कैरियर प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे जो आपके पास स्पेशल ये कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है ना, ये कैरियर प्रोटीन्स है। ये किसको कैरी करती हैं? ये आइंस को कैरी करती हैं। इस फिल्ट्रेट से आइन को ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू द इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी 300 थी, अब कितनी होगी? 400। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300, अब कितनी होगी? 200, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ? इससे ज्यादा या कम का डिफरेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके पास जो लूप ऑफ फैनले है ना, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये सिर्फ 200 का ग्रेडियंट क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना, एक टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए 400 और 200 के दरमियान कितना डिफरेंस होता है? 200 का। तो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा? जो फिल्ट्रेट, क्योंकि ये आपके पास फ्लूइड आगे की तरफ मूव करता जा रहा होता है, ठीक है ना, रुक नहीं रहा होता कहीं पे। तो आपके पास अब जो नया फिल्ट्रेट इधर से आया है 300 की ऑस्मोलैरिटी वाला, ठीक है ना, ये जब नीचे जाएगा इधर डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, ये देखेगा बाहर तो ऑस्मोलैरिटी 400 हो चुकी है अब। तो ये भी अपनी ऑस्मोलैरिटी 400 कर लेगा बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बेसिकली यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और आपके पास यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा ये 400 की ऑस्मोलैरिटी से इधर आ जाएगा, जो कि बाहर के मुकाबले में इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो आपने फिल्ट्रेट बनाया था, ठीक है ना, इस पोर्शन में आपके पास आपने आइंस निकाल के 200 की ऑस्मोलैरिटी वाला फिल्ट्रेट बनाया था। ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। उधर से जो 300 वाला आएगा वो अपना वाटर लूज करके 400 बनता जाएगा। ये 400 वाला आगे मूव करता जाएगा, ये 200 वाला भी आगे मूव करता जाएगा, ठीक है ना। इसको स्टेप नंबर 4 में उन्होंने दिखाया हुआ है। ये देखें, आपके पास इधर से 300 वाला आता जा रहा है, ठीक है, वो 400 की ऑस्मोलैरिटी को अचीव करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आइंस को ट्रांसपोर्ट किया था उसकी वजह से यहाँ पे इंटरस्टिशियम में 400 की ऑस्मोलैरिटी आपके पास हुई। साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहा है ना, कि एक तरफ से आपने क्या किया, फिल्ट्रेट से आइंस को इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर किया, उससे क्या किया, इंटरस्टिशियम को हमने सॉल्टी कर दिया, हाइपरटोनिक कर दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से जो नया फिल्ट्रेट आ रहा है ना डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे की तरफ, वो भी हाइपरटोनिक होता जा रहा है अपना वाटर रिलीज करके, ठीक है ना। अब याद रखें, ये 400 की ऑस्मोलैरिटी वाला फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये 200 वाला भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। इतनी समझ आ गई? अब क्या होगा कि ये जो आपके पास फिल्ट्रेट और इंटरस्टिशियम के दरमियान इक्वल कंसंट्रेशन क्रिएट हुई है, लूप ऑफ एनले फिर क्या करेगा, यहाँ से इस फिल्ट्रेट को, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट गुजर रहा है, इसके आयन उठा के कहाँ फेंकेगा? इंटरस्टिशियम में, ठीक है ना। तो अंदर हाइपरटोनिसिटी कम हो जाएगी, यानी अंदर हाइपोटोनिसिटी हो जाएगी, डाइल्यूशन हो जाएगी, यानी अंदर आपके पास 300 मिली ऑस्मोल की कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की क्रिएट हो जाएगी, जबकि बाहर आपके पास 500 मिली ऑस्मोल की कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास लूबोफेनले 200 का ग्रेडियंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे, इसको मैं इरेज करके फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि अब ये 400 वाला फिल्ट्रेट यहाँ पे जब आगे आया, इसमें से आयंस को यहाँ पे पंप किया जा रहा है ऑन द सेम टाइम, और इट इज कन्वर्टेड इनटू 300 ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड, और यहाँ पे आपके पास 500 की ऑस्मोलैरिटी अचीव हो चुकी है, और यहाँ पे भी आपके पास 300, ठीक है ना। अब याद रखें, याद रखें कि आपके पास पंपिंग इस लेवल पे हो रही है, यहाँ पे पंपिंग हो रही है ना, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका फ्लूइड आगे जाता जाएगा, ठीक है, ये जो पंप्स होते हैं ये आपके पास असेंडिंग लिम्ब में होते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे जहाँ पे यू बन रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आइंस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अब गौर से देखिएगा, स्टेप नंबर 5 में 300 वाला फ्लूइड आगे आ रहा, 400 बना था क्योंकि बाहर भी 400 था, ये 400 था, ये 400 था, ये 400 था, ठीक है ना। 400 वाला फ्लूइड इधर आया, पंपिंग हुई, 300 में कन्वर्ट हो गया, इधर 500 बन गया। इधर भी जो 400 वाला फ्लूइड था वो 300 में कन्वर्ट हो गया, इधर 500 बन गया, ठीक है ना। इतनी समझ आ गई? अब याद रखें, यहाँ पे बाहर ऊपर 400 की ही कंसंट्रेशन है, पंपिंग तो अभी इस लेवल पे है ना, ठीक है। इधर भी पंपिंग होगी, लेकिन इधर अब कौन सा फ्लूइड आगे प्रोग्रेस कर रहा है? 300 वाला, ठीक है। ये 400 वाला आ रहा है, 300 बनता जा रहा है और ऊपर जा रहा है, इधर 500 बन गया, इधर 500 बाहर बन गया, इधर अभी 400 400 ही है,
अब ये 300 वाला है ना, इसका और इस 400 वाले के दरमियान हमने क्या करना है, ग्रेडियंट क्रिएट कर देना, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 300 से 50, सपोज मैंने क्या किया, 50 की ऑस्मोलैरिटी इस तरफ शिफ्ट कर दी, तो बाहर क्या हो जाएगा 450, अंदर क्या हो जाएगा 250। कितना डिफरेंस है दोनों के दरमियान, 200 का। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन अचीव हो गई वो क्या हो गई, इधर 500, इधर 500, इधर 450, इधर 200, ठीक है ना। कुछ समझ आई कि नहीं आई। और ये फ्लूइड इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पंपिंग होती जाएगी, अंदर वाले फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी, बाहर कुछ कुछ हिसाब से ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें, ये 300 वाला आया, 350 बना, 500 बन गया, क्यों, क्योंकि बाहर 500 था, ठीक है ना। और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। हम इन स्टेप को बार बार जब रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे इस पंपिंग स्टेप को, एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे पास बाहर एक अच्छा खासा ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। ये 1200, ये 1000, ये 700, ये 300, ठीक है ना। और इस लेवल पे जाके अब यहाँ पे एक बच्चा सवाल पूछता है, ठीक है ना, एक जो आप कह सकते हैं सोचने वाला स्टूडेंट होता है ना, वो एक सवाल पूछता है, वो कहता है सर, अगर हमने यहाँ पे इंटरस्टिशियम में 1200 की ऑस्मोलैरिटी अचीव कर ली, यहाँ पे फ्लूइड आया 1200 वाला, ठीक है ना, अंदर, अब ये ऊपर जाएगा, हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे 1300 क्रिएट कर देंगे, अंदर 1100 क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 12 पे जाके इस प्रोसेस की ब्रेक लग जाती है, फिर वहां पे जितने हमें आयंस की जरूरत होती है ना, हम उतने रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इस 1200 की ऑस्मोलैरिटी को बाहर मेंटेन रखते हुए ये ग्रेडियंट फिर मेंटेन हो जाता है। जब हमने इसको अचीव कर लिया, ऐसा नहीं होगा कि ये हाइपरटोनिक होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता है, ऐसा नहीं होता। ये मेंटेन हो जाता है एक लेवल पे जाके। और यही चीज है कि हमारे पास नेफ्रॉन की एक कैपेसिटी है, ये जो प्रोटीन चैनल्स है ना, इनकी आयन पंप करने की एक कैपेसिटी होती है, और वो इस तरह से कैपेसिटी होती है कि वो इस ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना, इस ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कौन, कैरियर प्रोटीन, कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनले की कैरियर प्रोटीन, कैसे, आयन को पंप करके, ठीक है। और एक दफा जब ये ग्रेडियंट अचीव हो जाता है तो फिर इसको मेंटेन किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम इसको हाइपरटोनिक किए जाते हैं, किए जाते हैं। अब याद रखें, हमने क्या बात की थी, हमने यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म कहा था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। ये मल्टीप्लायर हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि देखिए हर स्टेप के साथ, हर स्टेप के साथ आपके बाहर में इंटरस्टिशियम में हाइपरटोनिसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, ऑस्मोलैरिटी मल्टीप्लाई हो रही है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। फिल्ट्रेट अपना चक्कर पूरा करता जा रहा है, फिल्ट्रेट आगे गुजरता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, और एक ग्रेडियंट क्रिएट होता जा रहा है। इस मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस से ग्रेडियंट क्रिएट होता जा रहा है, और ये ग्रेडियंट एक दफा जाके जनरेट हो गया, एक पॉइंट पे जाके जनरेट हो गया, ठीक है ना। किसकी बदौलत, इस काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन की बदौलत। इस काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन में किसका हाथ था, प्राइमरीली असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फैमिली की कैरियर प्रोटीन्स का। कैसे, बाय पंपिंग ऑफ द आइंस, ठीक है ना। अब एक दफा ये ग्रेडियंट बन तो गया, ये ग्रेडियंट एक दफा जनरेट हो गया, इसको हमने मेंटेन कैसे करना है, इसको हमने इसी हालत में कैसे रखना है, इसको हमने डिस्टर्ब कैसे नहीं होने देना, वो है काउंटर करंट एक्सचेंज, एंड दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द वाजा रेक्टा। ये वाजा रेक्टा की वजह से होगा। तो अब हम आते हैं थ्योरी की तरफ, अब देखिएगा आपको चीजें समझ आ, ठीक है। ये देखिए जरा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड अलोंग द होल लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन। आपके पास नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले की असेंडिंग लिंब के अलावा बाकी एरियाज में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती रहती है, बट द फॉर्मेशन ऑफ द हाइपरटोनिक यूरिन इज डिपेंडेंट अपॉन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लूप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, आपने तो पढ़ा था ना कि अभी ये जो असेंडिंग लिम्ब से वाटर ऊपर की तरफ, फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है, फिल्ट्रेट, ये हाइपोटोनिक हो जाता है, फिर वहां से जब कलेक्टिंग डक्ट से नीचे जाएगा फिर से हाइपोटोनिक हो जाएगा। यहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन से हाइपरटोनिक यूनिट की क्रिएशन में हेल्प होती है, due to the counter current between the filtrate moving in the limbs of the loop of Henle। एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है, काउंटर डायरेक्शन में आपके पास फिल्ट्रेट मूव करता है,
एंड द ब्लड मूविंग इन द कैपिलरीज ऑफ वाटर रेक्टा। इसको हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। वाटर इज ग्रेटली रीअब्सॉर्ब, वाटर 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, इसकी वजह से। इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द किडनी असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड, यानी कि आइंस के लिए परमिएबल है, while impermeable to water। जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इट इज परमिएबल टू वाटर, जबकि ये आइंस के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है ना। एज द फ्लूइड ट्रेवल्स अप इन द सेंडिंग लिम्ब, जैसे वो फ्लूइड सेंडिंग लिम्ब में ट्रेवल अप करेगा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक्टिवली आउट ऑफ द लिम्ब इनटू द सराउंडिंग एरिया, जिसको हमने क्या कहा, इंटरस्टिशियम, बाय अ स्पेशलाइज्ड आयनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। एक प्रोटीन यहाँ पे होगी, वो ये काम करवा रही होगी। When these ions are actively reabsorbed from the ascending limb, जब हम इनको क्या करते हैं, ल्यूमन से इंटरस्टिशियम की तरफ ले जाते हैं, तो ये आयंस वहां पे accumulate हो जाते हैं, ठीक है ना। It makes the medulla environment hypertonic, as a result water passes out of the descending limb by osmosis। ascending limb में जो पंपिंग हो रही है, उसकी बदौलत हम क्या कर रहे हैं, मेड्यूला के अंदर हाइपरटोनिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, और मेड्यूला में जो हम हाइपरटोनिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले में वाटर जो है वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है ना। एंड इट इज फैसिलिटेटेड बाय, ये चीज किस हार्मोन की फैसिलिटेशन से होगी। बुक्स ने लिखा है कि ये एल्डोस्टेरोन की फैसिलिटेशन से हो रहा होता है, जो आयनिक ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है ना। अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द इनर मेड्यूला इज यूरिया, ठीक है। वैसे आपको मैंने एक स्टोरी के अंदर ना थोड़ा सा आपको, आप कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी बताई है। आपके पास जो ये काउंटर करंट ग्रेडियंट क्रिएट होता है ना, आपके पास कॉर्टिको मेड्यूलरी ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ये ग्रेडियंट काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से क्रिएट होता है, और साथ ही साथ एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। ये दो प्रोसेस मिलके, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और यूरिया रिसाइकलिंग, ये मिलके आपके पास ये ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यूरिया रिसाइकलिंग हमारे सिलेबस से बहुत दूर की बात है, वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बहुत दूर की बात है, हम उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आपके पास जो एक और कंपाउंड जो कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेड्यूला, ठीक है ना, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, वो यूरिया। इट एंटर्स इन द मेड्यूला, मेड्यूला में एंटर होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिया जाता है ना, वहां से ये यूरिया इंटरस्टिशियम में वापस आता है, और वहां से यूरिया लूप ऑफ हेनले में जाएगा, और फिर घूम के कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आएगा, और फिर इंटरस्टिशियम में, फिर लूप ऑफ हेनले में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, और ये एक लूप बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगा जो रिपीट होता जाएगा। इसको कहते हैं यूरिया रिसाइकलिंग, ठीक है ना। इसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है, ठीक है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इसकी वजह से हेल्प होती है। कैसे होती है, वो हमारे स्कोप की बात नहीं है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे, ठीक है ना, रीनाल फिजियोलॉजी के अंदर। अच्छा, काउंटर करंट एक्सचेंज अब क्या होता है। अब आपने काउंटर करंट मल्टीप्लायर और यूरिया रिसाइकलिंग की मदद से यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको मेंटेन कैसे करना है आपने, हाउ, ठीक है। याद रखें, आपके पास ना, अगर मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे बनाते हैं, 300, 600, 900, 1200, ये ग्रेडियंट अगर मैंने क्रिएट किया ना, तो सपोज मेरे पास यहाँ से एक ब्लड वेसल पास कर रही है, ठीक है। चाहे इस डायरेक्शन में बना ले, चाहे इस डायरेक्शन में बना ले। अच्छा, आपको पता है जो कैपिलरी है ना, ये परमिएबल होती है वाटर के लिए भी और सॉल्ट के लिए भी। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल है, लूप ऑफ हेनले का। असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट के लिए है। कैपिलरी जो है वो दोनों के लिए परमिएबल होती है, और यहाँ पे मूवमेंट बाय डायरेक्शनल होती है, यानी सॉल्ट बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, वाटर बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने इतनी मुश्किल से ये ग्रेडियंट मेंटेन किया है। आपके पास सपोज ये ब्लड आया, ठीक है ना, ब्लड आया नेफ्रॉन की तरफ। ब्लड के अंदर कितनी ऑस्मोलैरिटी होगी, 300, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300। ये ब्लड जब इस मेड्यूला के पास से गुजरेगा, इस कैपिलरी के अंदर से, तो ये ब्लड कहेगा ये क्या हमने ग्रेडियंट क्रिएट किया हुआ है, इसको इक्वलाइज करो। ब्लड चाहेगा कि आपके पास ये सारी चीजें इक्वलाइज हो जाए, ये कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, सारी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन बन जाए, वाटर और आयनिक सब्सटेंसेस का एक ऐसा सोल्यूशन बन जाए जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से सॉल्ट अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं, वाटर बाहर की तरफ मूव कर सकता है,
और सपोज अगर हमारे पास इनिशियली ब्लड की 300 थी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी, बाहर की 1200 थी, प्लस करेंगे तो ये 1500 बनता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बाहर भी 750 इधर हो जाएगा, ब्लड के अंदर भी 750 हो जाएगा। ये ब्लड आगे की तरफ चले जाएगा वेन में, और वेन से ब्लड चले जाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है ना। लेकिन ये ब्लड जाते जाते क्या डिस्टर्ब कर गया, आपके पास ग्रेडियंट को डिस्टर्ब कर गया, नीचे 750 यहाँ पे हो गया, ये वैल्यू डिस्टर्ब हुई तो ये भी डिस्टर्ब होगी, और ये भी डिस्टर्ब होगी, और ये भी डिस्टर्ब होगी, तो ये ग्रेडियंट खराब हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको अगर मैं इसको दूसरी तरह से बताना चाहूँ, तो मेरे पास ये ग्रेडियंट बना 300, 600, 900, 1200, और मेरे पास ये एक ब्लड वेसल गुजर रही है ऐसे इसके पास से, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आर्टरी, यहाँ पे वेन है, ये कैपिलरी का एरिया है, ठीक है ना। वाजा रेक्टा की बात कर लेते हैं, ये वही है, सपोज स्ट्रेट है वाजा रेक्टा। क्या होगा यहाँ से, जैसे जैसे आपके पास ब्लड नीचे की तरफ मूव करेगा, आइंस का और वाटर का एक्सचेंज होगा, और ये सारा का सारा ग्रेडियंट तबाह हो जाएगा, ब्लड इसको इक्वलाइज कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुदरत ने क्या किया, नेचर ने क्या किया, यहाँ पे देखें, बड़ी मजे की बात है, आपके पास वाजा रेक्टा को भी टर्न कर दिया, लूप बना दिया है। आपके पास जिस तरह से लूप ऑफ फैनले की लूप बनती है ना, इसी तरह से आपके पास नेचर ने क्या किया है, वाजा रेक्टा की भी लूप बना दी है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से, अब ये देखें, ब्लू में लूप ऑफ फैनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, और रेड में मैंने आपको वाजा रेक्टा दिखाई है, वाजा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, समझ आई, ठीक है। अब याद रखें, एक काउंटर करंट लूप ऑफ फैनले की अपनी थी, उसकी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के दरमियान, एक काउंटर करंट हमने वाजा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स के दरमियान क्रिएट कर दी, और एक काउंटर करंट वाजा रेक्टा की डिसेंडिंग और लूप ऑफ फैनले की असेंडिंग लिम्ब के दरमियान है, और वाजा रेक्टा की असेंडिंग और लूप ऑफ फैनले की डिसेंडिंग लिम्ब के दरमियान है, समझ आई, ठीक है ना। काउंटर करंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, ठीक है। तो ये आपके पास तीन तरह की यहाँ पे काउंटर करंट्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था, सपोज यहाँ पे 900 और ये 1200, ये ग्रेडियंट है, ये ऊपर 600, ठीक है। ये ब्लड ऊपर से 300 वाला आया, इसने देखा कि नीचे बाहर इंटरस्टिशियम में कितनी ऑस्मोलैरिटी है, 600, ठीक है। ब्लड कहता है मैं इसको इक्वलाइज करूंगा, ब्लड ने यहाँ पे आइंस का और वाटर का एक्सचेंज किया, और अपनी कंसंट्रेशन भी, अपनी ऑस्मोलैरिटी भी 600 कर ली। ये ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, इधर आया तो इसने खुद को 900 कर लिया, इधर नीचे आया तो यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 1200 हो गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब हमने इसको टर्न कर दिया, इसको घुमा दिया, यही ब्लड जब ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखेगा कि हमारे पास ऑस्मोलैरिटी बाहर 900 है, ये देखेगा बाहर ऑस्मोलैरिटी 900 है, ये उसके मुताबिक क्या करेगा, आयंस का और वाटर का फिर से एक्सचेंज करेगा, और अपनी ऑस्मोलैरिटी 900 कर देगा, और यही ब्लड जब ऊपर जाएगा, बाहर 600 ऑस्मोलैरिटी होगी, अपनी ऑस्मोलैरिटी 600 कर देगा, और चलते चलते ये ब्लड वेसल जब अल्टीमेटली बाहर की तरफ टर्मिनल एंड पे चली जाएगी, अपने आखिरी इख्तिताम पे चली जाएगी, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी ये ब्लड जो इसके अंदर आया था ब्लड वेसल में, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी 300 थी, जो ब्लड वापस जा रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी भी 300 है। जबकि हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट ब्लड वेसल होती, स्ट्रेट होती, तो हमारे पास 750 के हवाले से वैल्यूज आती, ठीक है ना, 1200 और 300 की आपस में, और उसकी वजह से सारा ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन चूंकि हमने इसको लूप बना दिया वाजा रेक्टा की, इसको घुमा दिया, इसके भी दो लिम्स बना दिए हैं, तो एक लिम्ब जो उसका वाजा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है, वहां पे नीचे की तरफ जाते हुए ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 1200 की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए वो फिर से 300 की तरफ हो जाएगी। यानी कि हमने किस तरह से वाजा रेक्टा को बेवकूफ बनाया, ठीक है ना, हमने उसको उसकी लूप बना के उसकी ऑस्मोलैरिटी को फिर से वही कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा ये ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट है बाहर, ये मेंटेन रहेगा, ये खराब नहीं होगा, ठीक है ना, ये खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, एक और चीज, एक बच्चा सवाल पूछ सकता है कि सर ब्लड का फ्लो तो इतना तेज होता है, ब्लड का फ्लो तो इतना फास्ट होता है, ठीक है ना, तो ये ब्लड जब यहाँ से गुजरेगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इतना चांस ही ना मिले कि वाटर और आइंस एक्सचेंज हो,
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इतना चांस, आपने तो कह दिया ब्लड बड़े आराम से नीचे की तरफ आ रहा है, लो जी 1200 इसकी हो गई ऑस्मोलैरिटी, वापस जाएगा 300 होगी, लो जी बात खत्म। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड इतनी स्पीड से मूव कर रहा हो कि इतना मौका ही ना मिले, इतना टाइम ही ना मिले एक्सचेंज के लिए, और यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट खराब हो जाए। तो उसका आंसर ये है कि आपके पास, आपको जो वाजा रेक्टा दी गई है, ये एक मॉडिफाइड कैपिलरी है। कैसे? कि एक तो इसके अंदर ब्लड जाता ही बहुत कम है, 1% ब्लड जाता है इसके अंदर वाजा रेक्टा में। नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड पंप होता है उसका 1% वाजा रेक्टा में जाता है। फिर ऊपर से यहाँ पे ब्लड का फ्लो एक्सट्रीमली स्लो होता है। एक नॉर्मल कैपिलरी में ब्लड का फ्लो फास्ट होगा, लेकिन वाजा रेक्टा एक ऐसी कैपिलरी है जहाँ पे ब्लड का फ्लो एक्सट्रीमली स्लो होता है। ब्लड बड़ी आराम आराम से मूव करता है, जिसकी वजह से ये जो एक्सचेंज है, ठीक है ना, ये जो काउंटर करंट एक्सचेंज है, ठीक है, ये इफेक्टिवली इस तरह से डिजाइन हो जाती है कि हमारे पास ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। ठीक है, तो लगता है कि आपको अब इस चीज की समझ आ गई होगी। ठीक है ना, हम इसको पढ़ते हैं। नाउ देयर इज अनदर काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप्ड इन बिटवीन द लूप ऑफ फैनले एंड वाजा रेक्टा। ठीक है ना, वाजा रेक्टा की अपनी लिम्स के दरमियान भी है, लूप ऑफ फैनले के दरमियान भी है। ठीक है ना, वाजा रेक्टा स्पेशल क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। 1% ब्लड इसमें आता है, ब्लड बहुत थोड़ा आएगा। ठीक है ना, और वो ब्लड जो आएगा, वो उसका फ्लो भी बहुत स्लो होगा, और वो ब्लड ग्रेडियंट को डिस्टर्ब किए बगैर एक्सचेंज करके चला जाएगा। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स दैट रन पैरेलल टू द लूप ऑफ फैनले, वाजा रेक्टा लूप ऑफ फैनले के पैरेलल होती हैं। दीज कैपिलरीज आर परमिएबल टू बोथ वाटर एंड आइन, सो ड्यू टू हाई आयनिक कंसंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियम, वाटर बाहर निकल जाएगा। जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, नीचे की तरफ जो आ रहा है, वो देखेगा नीचे की तरफ जाते हुए इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक होती जा रही है, तो वो डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, उसमें से वाटर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, एंड जो सल्यूट होंगे बाहर से, वो अंदर की तरफ कैपिलरी में डिफ्यूज कर जाते हैं डिसेंडिंग लिम्ब के लेवल पे, डिसेंडिंग लिम्ब के लेवल पे। इफ दिस ब्लड इज कैरिड अवे, अगर ये ब्लड ऐसे ही कैरिड अवे कर दिया हमने, इसको हमने जाने दिया, तो क्या हो जाएगा, मेड्यूला के अंदर काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन से, वो आयनिक मूवमेंट से, वो प्रोटीन चैनल्स की मदद से इतना जो कंसंट्रेशन ग्रेड हमने क्रिएट किया वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, देयर फॉर टू काउंटर एक्ट दिस अफेक्ट, इस अफेक्ट को काउंटर करने के लिए द वाजा रेक्टा अलोंग साइड द असेंडिंग लिम्ब रिलीजेज एक्स्ट्रा सोल्यूट विच डिफ्यूज बैक इनटू द मेड्यूला। ठीक है ना, यानी वाजा रेक्टा अपनी असेंडिंग लिम्ब के टाइम पे यही जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है इसको रिलीज कर देती है, और अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो वाटर उसने रिलीज किया था और सोल्यूट गेन किए थे, वो रिवर्स डायरेक्शन हो जाती है उनकी, और आपके पास मेड्यूला का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है, और आपके पास ब्लड जो है, ब्लड फिर से डाइल्यूट हो जाता है, ब्लड फिर से 300 मिली ऑस्मोल का हो जाता है। ठीक है ना, आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा होगा, बेसिकली हमने ना एक रिवर्स रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ला के ना, हमने उसको वहां पे कर दिया कैरी। आपने पढ़ा ना केमिस्ट्री के अंदर कि सपोज आपके पास सब्सटेंस ए है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस बी, तो आपके पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, और ये इतनी स्पीड से हो रहा होता है कि आपके पास जैसे ही ए बी में कन्वर्ट होता है, बी ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस तरफ से डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर सॉल्यूट जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, उसी तरह से इस तरफ इस लिम्ब ने क्या करना है, वाटर को पिक कर लेना है, सॉल्यूट को वापस लौटा देना है। और क्या हो रहा है, आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। ये काम इतने अच्छे तरीके से हो रहा है कि आपके पास जो मेड्यूला की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, वो स्टेबल है, स्टेडी स्टेट आ गई है। ठीक है ना, आपकी अगर केमिस्ट्री अच्छी है, आपको फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, काश कि आप समझ जाओ। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ग्रेडियंट इन वाटर रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। सो द वाटर इज secreted then reabsorbed into the system, solute reabsorb होते हैं, then secreted in the medulla. Normally the blood flow is slower in vasa recta to allow time for passive diffusion. वहां पे लूप ऑफ फैनले में काउंटर करंट मल्टीप्लायर के केस में हमने जो ग्रेडियंट एस्टेब्लिश किया, दैट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस केस में पैसिवली मूवमेंट हो रही है। ठीक है ना, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीली परमिएबल कैपिलरी है, आज़ादी दी गई है आइंस को, जैसे मर्जी मूव करो, वाटर को जैसे मर्जी मूव करो, तो ये पैसिव मूवमेंट, इसके लिए टाइम कहाँ से आता है। ठीक है ना, कि ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन एक स्टेडी पेस पे चल रहा हो, और मेड्यूला की कंसंट्रेशन उसका ग्रेडियंट मेंटेन रहे, बिकॉज द वाजा रेक्टा हैज स्लोअर ब्लड फ्लो। ठीक है, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और आपको काउंटर करंट की समझ आई होगी कि काउंटर करंट बेसिकली
होता क्या है?